वर्क पावर एनर्जी हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क एक एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी होती है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। कोई फोर्स अगर लगता है और फोर्स के लगने से अगर किसी भी पार्टिकल ब्लॉक या सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि उस फोर्स ने वर्क डन किया है। अब वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो पहले तो चैप्टर हो जाएगा वर्क पावर एंड एनर्जी और सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट जूल होती है और रिप्रेजेंट हम करते हैं इसको कैपिटल डब्ल्यू के सिंबल से। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि किसी भी ब्लॉक के ऊपर मान लो कोई फोर्स हम लगाते हैं और फोर्स का डायरेक्शन कहीं इस तरफ है और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हो गया है। ठीक है, तो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, एफ का मतलब फोर्स है और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो वर्क डन को हम जो डिफाइन करते हैं वो होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो वेक्टर के फॉर्म में एफ डॉट एस लिखेंगे और वही उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो एफ एस कॉस थीटा होता है। वर्क डन है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये नेगेटिव भी आ सकता है क्योंकि वो थीटा का जो एंगल है ये डिफाइन करता है कि वर्क डन कितना होना चाहिए। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू के नेगेटिव होने की, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेने की वजह से वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब आते हैं कि यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वर्क से रिलेटेड उसको समझते हैं। उसके पहले ये समझिए कि जो स्पेशल केसेस होते हैं हम उनको पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। पहला ये है कि यहाँ पे हम जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, क्या पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, या हो सकता है कि किसी बॉडी का शेप और साइज फिक्स ना हो। जैसे टेनिस बॉल है तो टेनिस बॉल को हम उसका शेप और साइज फोर्स लगा के बदल सकते हैं, तो हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बॉडी के जिस पॉइंट पर फोर्स लगा है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हुआ है, बाकी पॉइंट क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया गया है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है वर्क डन में, वही उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज टेकन फॉर अ पॉइंट at which the force is applied। ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया गया है उसी का वर्क डन लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया गया है अगर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने जिस जगह पर फोर्स लगाया है वो जगह अपनी जगह से नहीं हिली है, वो पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिला है, तो वर्क डन जीरो होगा। अगर मैं ऐसा हो सकता है कि ये फोर्स इधर लगाऊं फिर फोर्स ऊपर लगाऊं फिर फोर्स ऊपर लगाऊं, तो फोर्स में ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जा रहा हूं, लेकिन जिस भी समय फोर्स लगाया गया है वो जगह, वो पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिला है, बोर्ड के सारे पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो अगर मैं फोर्स को अलग अलग जगह पे करते जा रहा हूं लेकिन अगर वो पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है उसका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन तब होता है जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करता है। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अपनी जगह पर रुका हुआ है तो हम कहेंगे कि उस फोर्स का वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये समझिए कि वर्क डन बाय फोर्स for given displacement is independent of time। मतलब हम किसी फोर्स का अगर वर्क डन निकाल रहे हैं तो वो वर्क डन जो उस फोर्स का है, अगर हमें पता है कि बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी को यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट करने में कितना समय लगा है। जितना जल्दी पहुंच जाएगा वो पावर बताएगा कि वर्क डन जितना जल्दी, कितने कम समय में वो वर्क डन हो गया वो पावर बताएगा।
लेकिन वर्क डन को सिर्फ बात से फर्क पड़ता है कि फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितने टाइम में गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क बाय एनी फोर्स इज independent of the work by other forces। मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, मैं यहीं पे बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ब्लॉक, एक फोर्स लगा है F1 का, एक फोर्स लगा है F2 का, एक फोर्स लगा है F3 का। ठीक है, तो ये बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और सारे फोर्स अपने अपने वर्क डन कर रहे होंगे। हम ये कहेंगे कि जो टोटल वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स F1 इज इक्वल टू F1 डॉट S। मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट S हुआ है और ब्लॉक अगर रिजिड ब्लॉक है तो सारे पॉइंट S से डिस्प्लेस किए होंगे। ठीक है, सेकेंड फोर्स का जो वर्क डन होगा वो F2 डॉट S होगा। मतलब सेकेंड फोर्स का जो वर्क डन है ये इसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, बाकी दूसरे फोर्स क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तीसरे फोर्स का वर्क डन है ये F3 डॉट S हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कितना है, तो टोटल वर्क डन तो इन तीनों वर्क डन का सम हो जाएगा, लेकिन किसी भी एक फोर्स का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ उसी फोर्स पर डिपेंड करता है, बाकी किसी फोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया वर्क डन के लिए नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि वर्क इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल एंड इट इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है, जैसे आप ये कहते हो कि इस समय वेलोसिटी इतनी है, तो वो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। आप ये कहते हो कि इस समय फोर्स इतना लग रहा है, तो वो उस समय का फोर्स है। लेकिन वर्क डन किसी समय का नहीं होता है, वर्क डन किसी दो समय के बीच का होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब टाइम मूव करेगा। जब बॉडी एक ही समय पे एक से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए। अब टाइम इंटरवल होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन भी एक टाइम इंटरवल के लिए ही डिफाइन किया जा सकता है। वर्क डन किसी एक इंस्टेंट पे कि इस समय क्या वर्क डन है नहीं, हाँ इतने से इतने समय के बीच में क्या वर्क डन है, ये हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये वर्क डन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि वर्क डन के लिए अगर हम जो फॉर्मूला है Fs cos थीटा, इसमें और कौन कौन से केसेस हम कंसीडर करते हैं, स्पेशल केसेस। तो मान लो मैं कहता हूं कि जो केस 1 है वो ये है जिसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 होने का मतलब जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन पे, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन पे है तो F डॉट S F इंटू S बन जाएगा, क्योंकि थीटा 0 है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। वहीं अगर थीटा को सेकंड केस की बात करें, जहां पे थीटा को हम 90 डिग्री ले रहे हैं, तो थीटा को जब 90 डिग्री लेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा अगर 90 है तो cos 90 0 होता है। ठीक है, इस केस के लिए हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे और क्या क्या होते हैं। और तीसरा स्पेशल केस जिसमें थीटा 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब यह हुआ कि फोर्स जिस तरफ लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट हो रहा है, तो ये दोनों 180 डिग्री पे होंगे एक दूसरे से, और cos 180 माइनस 1 होता है तो वर्क डन माइनस Fs हो जाएगा। इसके लिए आप फ्रिक्शन का एग्जांपल समझ सकते हो कि अगर कोई ब्लॉक आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, और वर्क डन आप कह सकते हो कि उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब दोनों एक ही तरफ है तो वर्क डन प्लस Fs, दोनों अगर अपोजिट हैं तो वर्क डन माइनस Fs, और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वर्क डन 0। वर्क डन 0 के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो हम जब कहते हैं कि जो वर्क है अगर वो 0 है, तो ये तो समझ में आ गया कि
दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ऑलवेज डज जीरो वर्क। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, अभी हमने सर्कुलर मोशन ही पढ़ा था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है और बॉडी का जो मोशन होता है ये टेंजेंट की तरफ होता है, हर इंस्टेंट पे टेंजेंट की तरफ होता है। और अगर ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, और जीरो वर्क डन कब होता है? मैंने कुछ देर पहले बताया कि व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव। जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अपनी जगह से मूव नहीं करता है तब भी जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। जैसे मैंने इस बोर्ड पर अगर फोर्स लगाया और अगर ये बोर्ड का ये वाला पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिला तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, ये आप ऐसे समझ लें कि एक सरफेस है, एक बॉल आती है किसी वेलोसिटी से, बॉल आके टकराती है, टकराने के बाद अगर तुम देखोगे तो उसका जो शेप होता है वो बदल जाता है। मैं टेनिस बॉल की बात कर रहा हूं जिससे कि मैं इस बात को समझा पाऊं। जब टेनिस बॉल आके टकराएगी तो उसका शेप जो होगा वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और शेप उसका बदलने लगेगा और फिर ये बॉल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएगी और कांटेक्ट छोड़ के वापस ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस में जब ये बॉल इस सरफेस से टकरा रही थी तो हमें पता है कि टकराते समय क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे ही ये बॉल टकरा कर वापस उछल गई नॉर्मल रिएक्शन लगना बंद हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन किस जगह लगा? जहां पर कांटेक्ट हुआ है। अब आप ये समझिए कि ये जो इस सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया है इस बॉल के ऊपर, वो बॉल का पॉइंट जब उस सरफेस के कांटेक्ट में आ गया तो कांटेक्ट में आने के बाद वो पॉइंट अपनी जगह से कभी नहीं हिला, वो पॉइंट वहीं पर रहा। बॉल के सारे पॉइंट नीचे आते जा रहे हैं और जो जो कांटेक्ट में आते जाएंगे वो वहीं पर रुक जाएंगे। बॉल का शेप इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि वो पॉइंट कांटेक्ट में आने के बाद रुक जा रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन जिस भी पॉइंट पे लगा है, क्या वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी अपनी जगह से मूव किया? नहीं। ये मूव कब किया? जब बॉल उछल के वापस चली गई, और जब बॉल वापस चली गई तो नॉर्मल रिएक्शन लगना बंद हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो, और जीरो होने का मतलब सिर्फ यही है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं मूव किया। अब हो सकता है कि आप अपनी पेन या पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं या एक सर्कल ही बना देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो अगर मैंने इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी तो अब एक सवाल होता है कि क्या इस मार्कर ने जो फोर्स लगाया है इस बोर्ड के ऊपर, ये फोर्स इधर लगा, फिर ये फोर्स इधर आ गया, फिर ये फोर्स इधर आ गया। आप अगर ध्यान दें तो फोर्स हमेशा इस तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन जिस जगह पर फोर्स लगा है क्या वो पॉइंट कभी अपनी जगह से हिला है? नहीं। ये पॉइंट बोर्ड का जहां था वहीं रह गया। मैंने फोर्स इधर लगाया, कुछ देर के बाद मेरा फोर्स का एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट इधर हो गया, फोर्स का एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट इधर हो गया। तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है अगर वो अपनी जगह से नहीं हिला है तब भी जो वर्क डन होगा जीरो होगा। लेकिन अगेन आप ये जरूर कह सकते हो कि भाई ये यहां से यहां जो बना है तो लाइन तो बनी है, तो वो लाइन जो बनी उस लाइन को बनाने के लिए आपने जब मार्कर को इधर खींचा होगा तो फ्रिक्शन उसको पीछे लग के रोक रहा होगा। तो फ्रिक्शन ने कुछ वर्क डन किया है और वो वर्क डन क्या कहां से आया? तो अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि वो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, हमको लाइन खींचने में अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी है। तो हमने जो अपनी एनर्जी खर्च करी है, फ्रिक्शन ने वही वर्क डन किया होगा या फ्रिक्शन ने वो वर्क डन उसको कंज्यूम कर लिया होगा। अभी मैं कंज्यूम का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आगे मैं बताऊंगा कि कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को खा जाते हैं। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कहां चली गई? हमारी मैकेनिकल एनर्जी को फ्रिक्शन ने कंज्यूम कर लिया है वर्क डन करके। तो मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं
तो मार्कर ने जो बोर्ड पर फोर्स लगाया उसका वर्क डन 0 है। वर्क डन किसने किया है? वर्क डन फ्रिक्शन ने किया है, क्योंकि हम जब मार्कर को मूव करवा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तो मार्कर ने वर्क डन किया होगा। और वो वर्क डन कहां से आया होगा? हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी खर्च हुई होगी उसकी वजह से आया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं when we draw a line on paper या बोर्ड, एनी जगह, ठीक है, the work by pen on paper is 0। क्यों 0? क्या रीजन बताया मैंने? क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स नहीं मूव किया। our mechanical energy is consumed by work done by friction। ठीक है, तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो खर्च हुई है वो फ्रिक्शन ने कंज्यूम कर ली है, फ्रिक्शन के वर्क डन ने कंज्यूम कर ली है। लेकिन मार्कर ने जो बोर्ड पर फोर्स लगाया है उसका जो वर्क डन होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वर्क डन हमेशा 0 होते हैं। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और फिर ये समझते हैं कि दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इनके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे उनके बारे में समझते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। फोर्स जो वर्क डन करता है, उस वर्क डन, वो जो फोर्स जिसने वर्क डन किया, उस फोर्स को कंजर्वेटिव कब कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कब कहते हैं? तो अगर पहली कंडीशन ये है कि अगर हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, और हम हर रास्ते में वही फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, और एक बार उस फोर्स से हम इस रास्ते पे गए, वर्क डन W1 आया, फिर हम इस रास्ते से गए, वर्क डन W2 आया, और इस रास्ते से गए, वर्क डन W3 आया। अगर ये तीनों वर्क डन सेम है, मतलब वर्क डन अगर इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा पाथ हमने सेलेक्ट किया है, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स है, तो अगर हम हर रास्ते से हमको अगर सेम वर्क डन मिलता है तो वो जो फोर्स होगा उसको कंजर्वेटिव कहा जाएगा। लेकिन अगर फोर्स का जो वर्क डन है वो हर रास्ते में अलग अलग आएगा तो हम कहेंगे कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं व्हेन वर्क इज independent of path, then force is conservative। ठीक है, W1 is equal to W2 is equal to W3, but if it depends on path, then the force is नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो पाथ पे अगर डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं डिपेंड करता है तो कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ is always 0। ठीक है, मतलब अगर हम किसी रास्ते पे घूम फिर के वहीं पर वापस आ जा रहे हैं और वो फोर्स अगर वर्क डन करेगा तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 होगा, नॉन कंजर्वेटिव का 0 नहीं होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक क्लोज्ड पाथ, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स अगर सेम है तो उस क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा 0 आता है। ठीक है, और क्या है कंजर्वेटिव फोर्स कैसे पता करते हैं, उनके वर्क डन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव क्या है, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आगे करेंगे। बस हम कभी आइडिया ले रहे हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, डिफाइंड फॉर
कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब एक एग्जांपल आपको देता हूं, आपके पास एक ब्लॉक है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हो, ठीक है, तो वो ब्लॉक ऊपर जाता है, रुकता है, वापस नीचे आ जाता है। कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इस पूरे प्रोसेस में? तो आप कहोगे कि mg का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हमने जब ब्लॉक को ऊपर फेंका तो mg नीचे लग रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये जो mg नीचे लग रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो mg ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। ऐसा नहीं कि ब्लॉक वहां पे जाकर रुक गया और रुक ही रहा, वो रुकेगा थोड़े एक इंस्टेंट के लिए और वापस लौट आएगा। और अगर हम बाकी एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, सबको अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमने जितनी स्पीड से फेंका था वो जाएगा, घूम के आएगा, वापस उतनी स्पीड दे देगा। तो हुआ क्या कि mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रहा होता है, ये अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो हमने जब इसको काइनेटिक एनर्जी देके फेंका ऊपर, तो ये ऊपर गया और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा था उसने उसको एक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया, और वापस जब ब्लॉक नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एनर्जी को कंजर्व करवाने की कोशिश कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए डिफाइन करी गई है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनसे पोटेंशियल एनर्जी आती है। वहीं अगर उस ब्लॉक को आप ग्राउंड में फेंक दो, तो ग्राउंड में अगर आपने काइनेटिक एनर्जी देके फेंका तो वो जाएगा, कुछ देर रुक जाएगा, लेकिन लौट के वापस वो नहीं आएगा। तो वापस क्यों नहीं आएगा? वापस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो जाके उसकी एनर्जी को स्टोर कर ले और वापस लौट आए, बल्कि यहां पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा है? फ्रिक्शन। आपने जब ब्लॉक को आगे फेंका तो काइनेटिक एनर्जी देके आपने ऊपर भी फेंका था, काइनेटिक एनर्जी देके इसको आगे भी फेंका है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो पीछे लगकर उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम कर जाएगा, और जहां पे ब्लॉक रुक गया उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो गई। तो फ्रिक्शन ने कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं करी। वहीं हमने जब ब्लॉक को ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर लिया और वापस दे दिया काइनेटिक एनर्जी को जब नीचे वो ब्लॉक वापस आया। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कौन होते हैं? मैंने अभी नाम लिया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हैं, इनके लिए कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या हम ले सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस का? तो फिलहाल के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप मान सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और स्प्रिंग फोर्स होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि और भी कई तरह कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों तो हैं ही, ये क्लियर होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स, जो भी रोकने के काम कर रहे हैं, जो भी रुकावट प्रोड्यूस कर रहे हैं मोशन में, वो सारे फोर्सेस को आप नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हो। तो ठीक है, तो ये हो गए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में डिफरेंस। बाकी हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, जैसे मैंने कहा, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जाके कि इसमें से कैसे वर्क डन निकालना है कंजर्वेटिव फोर्स का, कैसे नॉन कंजर्वेटिव का, कैसे पता करेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि वर्क की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, और स्पेशल केसेस पढ़े कि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा या अपोजिट होगा, तो क्या वर्क डन आएंगे। वर्क डन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी कि कैसे कैलकुलेट होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस डिफाइन नहीं होता है, किसी टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, वगैरह कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो फोर्सेस हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक दोनों, और जो एक्सटर्नल एजेंट अगर कोई फोर्स लगाता है, टेंशन का जो फोर्स होता है, इन सारे फोर्सेस के हम पहले तो अलग अलग वर्क डन निकालना सीखेंगे। कि ऐसे किसी क्वेश्चन में आ गया कि टेंशन का वर्क डन निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इनका वर्क डन निकालना सीखेंगे, और फिर हम आगे जाकर कहीं पर इन सारे वर्क डन को कंबाइन करके वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सीखेंगे। ठीक है।